दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डॉक्टर फॉस्टस, जो कि प्ले है लिखा गया था क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा। इस डॉक्टर फॉस्टस प्ले का पूरा नाम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, और सिंपली इसको डॉक्टर फॉस्टस के प्ले के नाम से जाना जाता है। ये एक एलिजाबेथन ट्रेजेडी है जो कि क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके जो भी करेक्टर्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में इसकी समरी बताएंगे। तो जो सबसे पहला करेक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट और लीड करेक्टर है, वो है डॉक्टर फॉस्टस। ये डॉक्टर फॉस्टस एक स्कॉलर है जो कि विटनबर्ग जर्मनी के अंदर 16th सेंचुरी के अंदर रहते थे, और उन्होंने डिसाइड किया, उनको एक्चुअली क्या है, अनलिमिटेड पावर और नॉलेज चाहिए थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी आत्मा को डेविल जिसका नाम था लूसीफर, उसको देंगे, और उसके बदले में वो 24 ईयर्स 24 साल के लिए अनलिमिटेड नॉलेज और पावर उससे लेंगे, और उसके बाद में 24 साल के बाद में उस अनलिमिटेड नॉलेज और पावर को यूज़ करने के बाद में वो अपनी आत्मा लूसीफर को, जो कि एक डेविल है, उसको दे देंगे। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है मेफिस्टोफेलिस। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, एडजस्ट कर लेना प्लीज़। तो जो ये मेफिस्टोफेलिस है, ये एक तरह से लूसीफायर का सर्वेंट है और उसके ऑर्डर्स पे ही सारा काम करता है। और जब डॉक्टर फॉस्टस अपने जादू टोना स्टार्ट करता है, नेक्रोमेंसी स्टार्ट करता है, तो वो सबसे पहले इसी को बुलाता है, और ये जो बंदा है यही डॉक्टर फॉस्टस और लूसीफर के बीच में एक तरह से मीडिएटर का रोल प्ले करता है। उनके बीच में जो डील होती है, 24 साल की अनलिमिटेड पावर नॉलेज शेयर डॉक्टर फॉस्टस को मिल जाएगी, बदले में डॉक्टर फॉस्टस जो अपनी सोल है वो लूसीफर को दे देंगे। तो जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके लिए जो मीडिएटर का रोल है ये मेफिस्टोफेलिस ही प्ले करता है, और वो 24 साल के लिए फॉस्टस का सर्वेंट बनता है। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है वैगनर। जो वैगनर है वो फॉस्टस का स्टूडेंट भी है, सर्वेंट भी है, और जो ये वैगनर ही है जो वेल्डस और कॉर्नेलियस, जो दो बंदे हैं जो फॉस्टस को मैजिक सिखाते हैं, ये वैगनर ही उनको उनके पास फॉस्टस के पास में लेके आता है। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है लूसीफर, जो कि किंग है अंडरवर्ल्ड का और एक फॉलन एंजल है। फॉलन एंजल है क्योंकि गॉड ने उसको अंडरवर्ल्ड में भेज दिया है, क्योंकि उसने गॉड के अगेंस्ट में रिबेल किया था, गॉड के अगेंस्ट में विद्रोह किया था। तो इसलिए अब वो जो लूसीफर है वो अंडरवर्ल्ड में रहता है, और वो मतलब गॉड से बदला लेने के लिए जो लोगों की आत्मा होती है वो उनको लॉर्ड भगवान से, गॉड से उन आत्माओं को दूर करने के लिए वो उनको जीतता रहता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोल्स वो गॉड से दूर हो जाए। नेक्स्ट जो करेक्टर्स हैं वो वॉल्डस और कॉर्नेलियस। ये दो जर्मन स्कॉलर्स हैं जो कि मैजिक के अंदर बिल्कुल मास्टर है, और यही दो बंदे हैं जो फॉस्टस को मैजिक सिखाते हैं, आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग सिखाते हैं, नेक्रोमेंसी सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने इस प्ले के इंपॉर्टेंट करेक्टर्स को डिस्कस कर लिया है। और भी करेक्टर्स हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने इंपॉर्टेंट ये हैं, तो हमने इनको डिस्कस कर लिया। अब हम इस प्ले की समरी शुरू करते हैं। डॉक्टर फॉस्टस, जो कि एक स्कॉलर है, विटनबर्ग जर्मनी में रहता है, उसे ऐसा फीलिंग आती है, ऐसा एहसास होता है कि उसने जो ट्रेडिशनल स्टडीज़ है, जो एक ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल एजुकेशन है, वो काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली है, और काफ़ी वो उसके अंदर मास्टरी कर चुका है। तो अब वो सोचता है कि यार वो क्या ऐसा डिफरेंट करे, कुछ हटकर वो क्या चीज़ करे। तो वो ये डिसाइड करता है कि अब उसे मैजिक सीखना चाहिए। तो उसके लिए वो अपने सर्वेंट वैगनर को बुलाता है, और उसको कोई ऐसे बंदे लाने के लिए बोलता है कि जो उसे मैजिक सिखा सके। तो वैगनर, वेल्डस और कॉर्नेलियस दो बंदों को लेकर आता है जो कि मैजिक के अंदर परफेक्ट होते हैं, और वो डॉक्टर फॉस्टस को मैजिक सिखाएंगे। लेकिन इसी बीच दो एंजल्स मतलब गुड एंजल और इविल एंजल, दो एंजल आते हैं। मतलब एक तरह से इस जो गुड एंजल होती है वो तो फॉस्टस को इस चीज़ के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो ये मैजिक वगैरह ये सब ना सीखे, क्योंकि ये सब चीज़ें अनहोली है, अधार्मिक है, ये अच्छी चीज़ें नहीं है, तो वो इन चीज़ों को ना सीखे। लेकिन जो इविल एंजल है वो उसको इन सब चीज़ों को सीखने के लिए एनकरेज करती है, और उसे बढ़ावा देती है कि ये सब चीज़ें सीखे। लेकिन एंड में जो फॉस्टस है वो डिसाइड करता है कि वो मैजिक जरूर सीखेगा, और वेल्डस और कॉर्नेलियस उसको फॉस्टस को स्पेल बुक्स देते हैं, मतलब जादू टोने की किताबें देते हैं। फॉस्टस उन जादू टोने की किताबों को पढ़कर बहुत ही एक्साइट होता है, और वो सोचता है कि वो अब इन किताबों की हेल्प से, इनकी नॉलेज की हेल्प से वो स्पिरिट्स, आत्माओं को बुलाया करेगा।
फोस्टस क्योंकि बहुत ही अच्छा स्कॉलर था तो उसको और भी बहुत सारे स्कॉलर्स जानते थे। जब उन जो दूसरे स्कॉलर्स हैं उनमें से दो स्कॉलर्स को पता लगता है कि जो फोस्टस है वो इस तरह की चीज़ कर रहा है, और उनको वैगनर से पता लगता है कि भाई वो इस तरह की जादू टोना सीख रहा है, तो जो दूसरे स्कॉलर्स थे जो कि एक तरह से फोस्टस के दोस्त थे उनको बहुत ही ख़राब लगता है। आगे स्टोरी में ये होता है कि जो फोस्टस है वो कंजूरिंग स्टार्ट करता है। कंजूरिंग का मतलब ये हुआ कि वो जादू टोना स्टार्ट करता है और वो किसी आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है, किसी स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करता है, और वो सम्मन करता है एक डेविल जिसका नाम है मेफिस्टोफेलिस। इस डेविल को वो बुलाता है और फोस्टस फिर इसको ऑर्डर देता है कि तुम कुछ जादू करके बताओ। लेकिन जो ये मेफिस्टोफेलिस है वो बोलता है कि मैं जो मेरे मास्टर हैं लूसीफर उनके अलावा किसी और का आदेश नहीं मानता, वो जैसे बोलता है सिर्फ मैं वही करता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं करता। तो फोस्टस फिर उसके बाद में उससे हेल और डेविल्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है, और मेफिस्टोफेलिस को बाद में बोलता है कि भाई मैं जो तुम्हारे मास्टर है लूसीफायर उनको एक ऑफ़र देता हूँ कि अगर जो आपके जो मास्टर है लूसीफायर अगर वो मुझे 24 साल के लिए अनलिमिटेड पावर और नॉलेज देते हैं तो मैं अपनी आत्मा उनको दे दूँगा। तो मेफिस्टोफेलिस इस बात को लूसीफर से पूछने के लिए उनके पास जाता है और फोस्टस को लगता है कि उसने ये बहुत ही अच्छी डील कर ली है। आगे स्टोरी में होता ये है कि जो सर्वेंट है फोस्टस का वैगनर, वो किसी क्लाउन को, किसी बंदे को फाइंड करता है और उसको अपना नौकर बनाने की कोशिश करता है और बदले में उसको कुछ ना कुछ जादू सिखाने के लिए बोलता है। फिर फोस्टस क्या करता है, फर्दर स्टडी करता है, और फर्दर स्टडी करने के बाद में उसे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है उसने जो लूसीफर के साथ में जो डील की है 24 साल वाली, कहीं उसने ऐसा करके गलत तो नहीं किया। और मतलब उसके अंतर्मन में एक द्वंद्व चलता है, एक अंतर्मन में उसकी एक वॉर चलती है कि क्या उसे वापस गॉड की तरफ चले जाना चाहिए और गॉड से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और पछतावा करना चाहिए कि उसने ये जो गलत चीज़ कर रहा है उसके लिए पछतावा करना चाहिए उसको। और उसी दौरान दो एंजल्स, दोनों जो गुड एंजल और इविल एंजल है वो वापस अपीयर होती है, वापस उसको दिखती है, और वही गुड एंजल उसको मना करती है ये सब चीज़ें करने के लिए। इविल एंजल उसको मोटिवेट करती है कि उसी चीज़ करनी चाहिए। और एंड में जाकर जो फोस्टस है वो डिसाइड करता है कि वो अपने जो उसने अपना डिसीजन लिया है वो उस पर कायम रहेगा और 24 साल के लिए वो अपने सोल को लूसीफर को देगा और बदले में अनलिमिटेड नॉलेज और पावर लेगा। जो मेफिस्टोफेलिस है वो वापस आता है और बोलता है कि लूसीफर इस डील के लिए तैयार है। फोस्टस इस डील को करने से पहले हेल के बारे में उससे मेफिस्टोफेलिस से पूछता है। मेफिस्टोफेलिस उसको इस डील को करने के लिए बोलता है कि हमें एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और एग्रीमेंट के लिए फोस्टस को अपने साइन से उस पर, अपने खून से उस पर साइन करना पड़ेगा एग्रीमेंट पर, तभी वो एग्रीमेंट हो पाएगा। तो फोस्टस कोशिश करता है अपने ब्लड से, अपने खून से साइन करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जो उसका ब्लड है वो जम जाता है। तो फिर जो मेफिस्टोफेलिस क्या करता है, कोयले लेके आता है, कोल लेके आता है, गरम कोयले लाता है और उससे उस खून को पिघलाता है। उसके बाद में फोस्टस साइन कर पाता है। फोस्टस साइन करने के जस्ट बाद ही वो वापस एक तरह से डर जाता है और रिग्रेट करता है, अपने पछतावे, अपने डिसीजन पर रिग्रेट करता है। लेकिन जो मेफिस्टोफेलिस है वो उसके ध्यान को हटा देता है और वो कुछ डेविल्स को बुलाता है जो कि उसको बहुत ही धन संपदा, फोस्टस को बहुत ही मतलब मनी वगैरह उसको फोस्टस को देते हैं, तो उससे फोस्टस का ध्यान अपने पछतावे की तरफ से हट जाता है। फोस्टस एक बार दोबारा से उसको मेफिस्टोफेलिस को हेल के बारे में पूछता है। फिर उसके बाद में फोस्टस मेफिस्टोफेलिस को बोलता है कि उसे एक वाइफ चाहिए, तो मेफिस्टोफेलिस मना कर देता है कि वो शादी वाली चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि शादी है कि वो एक होली सेरेमनी है, एक पवित्र सेरेमनी है, और क्योंकि वो एक पवित्र चीज़ है इसलिए वो चीज़ वो नहीं कर सकता। इसलिए वो उसकी जगह एक डेविल वुमेन को बुला लेता है। उसके बाद मेफिस्टोफेलिस फोस्टस को बुक्स देता है, किताबें देता है, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉमी की सारी नॉलेज होती है, स्टार्स की सारी नॉलेज होती है, प्लांट्स एंड ट्रीज़ की सारी नॉलेज होती है। फोस्टस एक बार दोबारा से अपने जो डिसीजन है उसे पछतावा करता है और न पछतावा करने की कोशिश करता है, रिग्रेट करता है अपने डिसीजन को। उसी वक्त वो एंजल्स, जो गुड एंजल इविल एंजल दोबारा से आती है और वो एंजल्स अपना अपना पक्ष दोबारा से रखती है और फोस्टस को अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। लेकिन फोस्टस दोबारा से डिसाइड करता है कि वो रिपेंट नहीं करेगा, वो पछतावा नहीं करेगा।
एक्चुअली दोस्तों पछतावा करना, रिपेंट करना क्रिश्चियन थियोलॉजी के अंदर एक इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने गलती कर भी दी, पहले तो गलती करो मत, अगर गलती कर भी दी और अगर आप उसका रिपेंट कर लेते हैं, उसका पछतावा कर लेते हैं, तो आपकी जो गलती है माफ़ कर दी जाती है। इसलिए फोस्टस बार बार चाह रहा है कि वो अपनी गलती पर रिपेंट कर ले, लेकिन जो उसकी परिस्थितियां है और स्पेशली जो मेफिस्टोफेलिस है वो उसको रिपेंट करने से बार बार रोकता है। उसके बाद में जो मेफिस्टोफेलिस है उसको फोस्टस को प्लैनेट्स के बारे में बताता है, प्लैनेट्स के मूवमेंट के बारे में बताता है, और जो यूनिवर्स है उसकी कंपोजिशन की, यूनिवर्स किस चीज़ से बनी हुई है उसके बारे में बताता है। फोस्टस फिर पूछता है कि इस दुनिया को किसने बनाया है, तो मेफिस्टोफेलिस इस क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर देता है, क्योंकि वो गॉड के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि पता है कि भाई जो ये दुनिया है इसको गॉड ने बनाया है, और वो क्योंकि गॉड के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, इसलिए वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। और जब वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता तो फोस्टस दोबारा से चाहता है कि वो रिपेंट कर ले, पछतावा कर ले और वापस गॉड की तरफ चली जाए। वो एंजल्स दोबारा से आती हैं और उसको अपनी तरफ खींचने की, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। फिर फोस्टस डिसाइड कर लेता है कि भाई वो उसे रिपेंट करना चाहिए, पछतावा करना चाहिए। लेकिन इसी मोमेंट पर जो लूसीफायर है, जो कि किंग ऑफ डेविल्स है, वो आता है और वो फोस्टस को बिल्कुल इस चीज़ के लिए मनाता है कि वो गॉड और क्रिस्ट के बारे में बिल्कुल ही बात ना करे। तो फोस्टस फिर उस लूसीफर से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि वो गॉड को बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा। तो उसके बाद में जो लूसीफर है वो फोस्टस को एंटरटेन करने के लिए 7 डेडली सिंस के पर्सोनिफिकेशंस को बुलाता है, और जो ये 7 डेडली सिंस आते हैं वो मतलब परेड करते हैं एक तरह से, ताकि फोस्टस का एन्जॉयमेंट हो सके, और फोस्टस को एन्जॉय करने के लिए वो काफ़ी परेड करते हैं। दोस्तों मैं आपको 7 डेडली सिंस के बारे में यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि 7 डेडली सिन जो क्रिश्चियन थियोलॉजी के अंदर है वो बहुत ही डेडली माने जाते हैं, क्योंकि अगर ये इन अपराधों को, इन सिंस को करते हैं तो हमारी जो आत्मा है, जो इंसान की जो आत्मा है उसको पनिशमेंट दिया जाता है, इसलिए इनको डेडली सिंस माना जाता है। तो ये 7 डेडली सिंस क्या है? प्राइड, अहंकार, नंबर 1, नंबर 2 कॉवेटनेस, लोभ, नंबर 3 लस्ट, हवस, नंबर 4 एनवी, ईर्ष्या, नंबर 2 ग्लूटनी, पेटूपन, और नंबर 6 एंगर, क्रोध, और नंबर 7 है स्लोथ, आलस। इसमें जो ये स्लोथ, आलस है और जो ये प्राइड है, अहंकार, इनको बहुत ही डेडली माना गया है। स्पेशली जो अहंकार है उसको तो काफ़ी डेडली माना गया है, क्योंकि जो शैतान था, जो क्रिश्चियन थियोलॉजी के अंदर जो शैतान था वो हेवन से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उसको काफ़ी अहंकार हो गया था और वो गॉड के अगेंस्ट में जाने के लिए तैयार हो गया था। तो ये 7 डेडली सिंस हैं। तो एक तरह से यहाँ पर इन जो लूसीफर है वो इन 7 डेडली सिंस के पर्सोनिफिकेशन मतलब उनके मानवीकरण को बुलाता है। मतलब वहाँ पर ऐसे बंदे हैं जो कि इन डेडली सिंस को सिंबलाइज करते हैं, और वो आकर फोस्टस के सामने मतलब नाचते हैं, गाते हैं या एंजॉयमेंट करते हैं, ताकि फोस्टस को काफ़ी खुशी हो सके और उसका ध्यान रिपेंट करने से, पछतावा करने से हट सके। उसके बाद में लूसीफर वहाँ से जाने से पहले वो एक किताब और फोस्टस को देता है, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। एक रॉबिन नाम का बंदा है जो कि फोस्टस की किताबों में से एक किताब को चुरा लेता है। उसके बाद में वहाँ पर वो जो इनकीपर है, एक रैफ नाम का इनकीपर है, उसको बोलता है कि हमें इस किताब की हेल्प से कुछ मैजिक करना चाहिए। कहानी में आगे ये होता है कि जो फोस्टस है और मेफिस्टोफेलिस फोस्टस को एक दुनिया का टूर कराने के लिए लेके जाता है, और वो एक चैरियट, एक रथ जो कि ड्रैगन्स के द्वारा पुल किया जाता है, उस रथ पर सवारी करके वो दुनिया का मतलब जर्नी करने के लिए निकलते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के बारे में नॉलेज गेन कर सके, ज़्यादा दुनिया के बारे में जान सके, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी के सीक्रेट्स को वो जान सके। तो फिर वो सबसे पहले रोम के अंदर पहुंचते हैं, और रोम में पहुंचने के बाद जो फोस्टस है वो सिटी के मोन्यूमेंट्स को देखने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन मेफिस्टोफेलिस वो बोलता है कि हम सबसे पहले यहाँ पर जो पॉप है उसके प्राइवेट चैम्बर्स में जाएंगे और उस पर मजाक करेंगे। तो फिर मेफिस्टोफेलिस और फोस्टस वो अदृश्य हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं, गायब कर लेते हैं, और कुछ ना कुछ मिसचीफ करते हैं पॉप के साथ में और उसके स्टाफ के साथ में। जब वो वहाँ पर बैंकेट हॉल में होते हैं तब उनके साथ में वो मिसचीफ करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ फ्रायर्स होता है जो कि एक गाना गाते हैं और उन दोनों को वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर जर्मनी में जो रॉबिन और रैफ जिन्होंने किताब चुरा ली थी,
फॉस्टस की किताब चुरा ली थी, वो जादू करने की कोशिश करते हैं, एक वाइन मर्चेंट पर जादू करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए वो मेफेस्टोफिलिस को उस किताब की हेल्प से मदद बुलाते हैं और मेफेस्टोफिलिस आ भी जाता है। लेकिन वो मेफेस्टोफिलिस बहुत ही फ्रस्ट्रेट होता है जब उसे पता लगता है कि ये दो निकम्मे लोगों ने, दो स्लेव्स टाइप के लोगों ने उसको इतनी बचकानी सी चीज़ के लिए बुलाया है। कहानी में आगे ये होता है कि फॉस्टस काफ़ी दुनिया घूमता है। उसके बाद में फॉस्टस जर्मनी वापस आता है और उसकी जो फेम है वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है कि उसे काफ़ी अच्छा जादू टोना आता है। तो जर्मन एम्परर चार्ल्स फिफ्थ जर्मन एम्परर है, वो फॉस्टस को अपने कोर्ट के अंदर बुलाते हैं और अपनी उसकी मैजिक स्किल्स दिखाने के लिए बोलते हैं। तो एम्परर के कोर्ट के अंदर जो फॉस्टस है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्पिरिट को, उसकी आत्मा को बुलाते हैं। तो इससे जो चार्ल्स है वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि जो अलेक्जेंडर है वो चार्ल्स का हीरो है। लेकिन चार्ल्स के कोर्ट के अंदर एक नाइट होता है जो कि उसको, मतलब जो फॉस्टस का एक जादू टोना है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसकी मजाक उड़ाता है। तो फॉस्टस उससे बदला लेने के लिए उसके सिर पर, उस नाइट के सिर पर सींग उगा देता है। उसके बाद में जो फॉस्टस है एम्परर को विजिट कर लेता है। उसके बाद में होता ये है कि जो एक हॉर्स का ट्रेडर, घोड़ों का व्यापारी फॉस्टस के पास में आता है और बोलता है कि वो उसे उसका घोड़ा दे दे। तो फॉस्टस इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो उस घोड़े के व्यापारी को ये बोलता है कि इसको पानी पे मत चलाना। तो जो घोड़े का व्यापारी है उसे लगता है कि फॉस्टस उससे चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसकी बात को माने बगैर वो घोड़े को पानी के ऊपर चला देता है। लेकिन जैसे ही पानी के बीचों बीच पहुँचता है तो वो घोड़ा गायब हो जाता है और जो घोड़े का व्यापारी है वो एकदम से नीचे पानी में गिर जाता है। तो जैसे तैसे वो पानी से बाहर निकलता है और वापस आता है फॉस्टस के पास में। फॉस्टस जो कि सो रहा था, तो वो फॉस्टस की एक टांग को जोर से खींचता है। तो जैसे वो टांग को जोर से खींचता है तो टांग उसके शरीर से, फॉस्टस के शरीर से टांग खींचकर बाहर आ जाती है, अलग हो जाती है। ऐसा सीन देखकर वो घोड़े का व्यापारी वहाँ से भाग जाता है और कुछ ही देर बाद में जो फॉस्टस की जो टांग अलग हुई थी वो अपने आप जुड़ जाती है। कहानी में आगे ये होता है कि जो वैगनर, जो कि सर्वेंट है फॉस्टस का, वो फॉस्टस को बोलता है कि आपको एक ड्यूक ऑफ वैन होल्ट है, उन्होंने आपको बुलाया है, आपको उनके कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट में जाके उनको अपना जादू दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो काफ़ी इम्प्रेस है आपके जादू से और काफ़ी उन्होंने सुना है आपके बारे में। तो जो फॉस्टस है वो ड्यूक के कोर्ट में जाता है और वहाँ पर जाके ड्यूक को, डचेस को अपना जादू दिखाता है। फिर उसके बाद में जो डचेस है वो बोलती है ग्रेप्स लेके आओ मेरे लिए, अंगूर लेके आओ। अब हालांकि जो अभी है विंटर का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों में ऑब्वियसली अंगूर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो फॉस्टस अपने जादू से अंगूर लेके आता है तो डचेस काफ़ी खुश होती है। आगे स्टोरी के अंदर जो वैगनर है सर्वेंट है वो एक राज की बात बताता है कि जो फॉस्टस है वो जल्दी ही शायद मरने वाला है। तभी जो फॉस्टस है उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी वैगनर के नाम कर दी है। लेकिन हर चीज़ को, हर बात को इग्नोर करते हुए फॉस्टस अपने जादू से लोगों को इम्प्रेस करता रहता है। उसके बाद में एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स आते हैं और वो उसको बोलते हैं कि जो हेलन ऑफ ग्रीस है, जो कि काफ़ी मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड थी, उसकी स्पिरिट को बुलाओ। तो फॉस्टस ऐसा करता है और हेलन की स्पिरिट को बुलाता है। उसके बाद में आगे होता यह है कि एक ओल्ड मैन होता है, वो फॉस्टस को बोलता है कि उसे अब रिपेंट कर लेना चाहिए, उसे पछतावा कर लेना चाहिए ताकि वो इन सब चीज़ों से बच जाए। तो फॉस्टस भी सोचता है कि हाँ वो चाहता तो है वो रिपेंट कर ले, लेकिन उसी वक्त मेफेस्टोफिलिस उसको बोलता है कि फॉस्टस को बोलता है कि तुम एक ट्रैटर हो, गद्दार हो और मैं तुम्हारे जो शरीर का मांस है उसको काट कर अलग कर दूंगा अगर तुम इस तरह का डिसओबीडियंस करते हो और तुमने जो ट्रीटी की है उससे, तुम जो एग्रीमेंट किया है उससे तुम अगर अलग हटने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। एक तरह से मेफेस्टोफिलिस फॉस्टस को ऐसा बोलता है और फिर फॉस्टस अपोलाइज करता है, माफ़ी मांगता है और वापस एक रिजॉल्व करता है, कसम खाता है कि वो रिपेंट नहीं करेगा। उसके बाद में वो मेफेस्टोफिलिस को बोलता है कि डेमंस को उस ओल्ड मैन के पीछे भेज दो क्योंकि उसने उसके अंदर ये डाउट पैदा करने की, शक पैदा करने की कोशिश की है। उसके बाद में जो फॉस्टस है वो मेफेस्टोफिलिस को बोलता है कि जो हेलन है उसको वो उसकी लवर बना दे ताकि उसकी जो हेलन की जो ब्यूटी है वो उसका ध्यान डाइवर्ट कर सके उसके खराब भाग्य की तरफ से, जो उसके साथ अब होने जा रहा है उसकी तरफ से उसका ध्यान डाइवर्ट कर दे।
कहानी में आगे ये होता है कि जो फोस्टस है उसकी उसकी जो डेथ है उसका टाइम पास आता जा रहा है और वो काफ़ी परेशान रहने लग जाता है। तो उसके जो एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स होते हैं वो उससे पूछते हैं कि भाई तुम इतने परेशान क्यों हो, तो वो सारी बात उनको बता देता है। उसकी बातों को सुनने के बाद में जो उसके स्कॉलर्स हैं वो काफ़ी मतलब हॉरिफाई हो जाते हैं और वो उसकी सोल के लिए, फोस्टस की सोल के लिए प्रे करते हैं। और जब उसके पास में लास्ट 1 घंटा रह जाता है, लास्ट का उसके जीवन का 1 घंटा लास्ट रह जाता है, तब वो मतलब एक तरह से ना और टाइम मांगने के लिए प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है और सोचता है कि क्या उसे रिपेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पछतावा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो गॉड को बोलता है कि अगर उसे क्रिस्ट का एक ब्लड की, क्रिस्ट के ब्लड की एक ड्रॉप भी मिल जाए तो वो एक ड्रॉप ऑफ क्रिस्ट ब्लड उसको बचा सकती है, ऐसा वो गॉड को बोलता है। लेकिन फिर भी वो बदले में इस बात का कमिटमेंट नहीं कर रहा है कि वो रिपेंट यानी पछतावा कर ही लेगा क्या। मतलब वो गॉड से एक तरह से ये बोल रहा है कि भाई अगर आप मुझे क्रिस्ट के ब्लड की एक बूंद दे दो, एक ड्रॉप दे दो तो वो मुझे बचा लेगी। लेकिन तो इसके बावजूद वो मतलब कमिटमेंट नहीं कर रहा कि क्या अगर उसे एक क्रिस्ट के ब्लड की एक ड्रॉप मिल जाएगी तो क्या फिर वो पछतावा कर लेगा क्या, उस तब भी वो उसके लिए कमिटमेंट नहीं कर रहा। और वो एक तरह से गॉड से बार्गेनिंग करता है और मुक्ति की प्रार्थना करता है। थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हेल के बदले में वो मुक्ति की प्रार्थना करता है। लेकिन होता यह है कि जो मिडनाइट है वो हो जाती है, घड़ी है वो मिडनाइट स्ट्राइक करती है और जैसे ही रात के 12 बजते हैं फोस्टस का टाइम ख़त्म हो जाता है और वो चिल्लाता रह जाता है और वो एक लास्ट प्रॉमिस करता है कि अपनी किताबों को जलाने के लास्ट प्रॉमिस करता है। और जो डेविल्स हैं वो आते हैं, आकर उसको पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और इस तरह से ये प्ले ख़त्म हो जाता है। तो एक्चुअली ये जो प्ले है ये परफॉर्म किया जाता है। तो ये जब प्ले परफॉर्म हो जाता है तो लास्ट में जो कोरस है, ग्रुप हुआ है, वो एक एपिलॉग गाता है, एपिलॉग सुनाता है, जिसमें ये बताते हैं कि जो फोस्टस है वो हेल के अंदर चले गया है। साथ में वो ऑडियंस को ये बताते हैं कि उन्हें फोस्टस से एक प्रेरणा लेनी चाहिए, फोस्टस के एग्जाम्पल्स का एक उदाहरण लेना चाहिए एक तरह से, कि वो कोई भी ऐसी गलत चीज़ ना करें जो कि ह्यूमन नॉलेज के अकॉर्डिंगली नहीं है, ह्यूमन नॉलेज के अप्रोप्रिएट नहीं है, और वो अच्छी चीज़ें करें, गलत चीज़ें ना करें। ऐसी मैसेज जो कोरस है वो ऑडियंस को देती है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये जो प्ले है वो ख़त्म होता है और हमें इस प्ले से ये एक मैसेज मिलता है कि हमें जो बुराई है उससे दूर रहना चाहिए और अच्छाई की तरफ ही हमेशा रहना चाहिए। ये हमें मैसेज मिलता है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।